नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीएस बाय आकाश में। आज के क्लास में हम लोग इम्पोर्टेंट स्टैटिक जीके जीएस के प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं, जो आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। और ये सारे जो प्रश्न लिए गए हैं वो एग्जामों में पूछे गए हैं और बार बार एग्जामों में पूछे जाते हैं। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने इम्पोर्टेंट बिंदु जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो सभी बताया जाएगा आपको। और इन प्रश्नों का बार बार रिवीजन भी हम लोग करेंगे, जो जैसे कि आप लोग को याद भी हो जाए। ठीक, तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रश्न है हमारा, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है। तो ऐसे जो सेना से जुड़ी हुई कॉलेजें हैं या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा जाता है कि किस जगह पे स्थित है, किसने स्थापना किया, तो इस तरह के एग्जाम में प्रश्न आ जाते हैं। तो ये एग्जाम में प्रश्न पूछा गया है और इम्पोर्टेंट प्रश्न है। और इन प्रश्नों से संबंधित जितने भी आपके डिफेंस से संबंधित कॉलेज हैं उन सभी को देखने वाले हैं। जैसे डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है, तो ये इसके लिए आप लोग बताएंगे कि ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। ठीक, ये बातें आप लोग जान चुके हैं। उसके बाद अब कुछ एडिशनल पॉइंट, जैसे आप लोग से पूछ ले कि कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग कहाँ स्थित है। ठीक, इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग, इसकी बात करें, ये कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो ये आप लोग बताएंगे कहाँ पे? पुणे में स्थित है। कहाँ पे? पुणे कहाँ पे पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसके अलावा अगर आपसे पूछे कि इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पे स्थित है, इंडियन मिलिट्री कॉलेज कहाँ पे स्थित है, तो इसके लिए आप लोग जानेंगे कि इंडियन मिलिट्री कॉलेज की बात करें तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ये आपके देहरादून में स्थित है। और देहरादून कहाँ पे है, तो ये आपके उत्तराखंड राज्य में है। ठीक, अगर आपसे पूछे कि एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज कहाँ पे स्थित है, यहाँ पे नोट करेंगे एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज की बात करें, ये आपसे पूछ ले कहाँ पे स्थित है, तो ये बेंगलुरु में स्थित है। कहाँ पे? बेंगलुरु कहाँ पे पड़ता है, तो ये कर्नाटक राज्य की राजधानी है। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी है। उसके बाद पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, राजधानी मुंबई है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। ठीक, तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न की पहले इसका रिवीजन भी करेंगे। देखिए, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज किस राज्य में स्थित है, तो ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। आप लोग ध्यान रखेंगे। कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग ये पुणे में स्थित है। अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा तो आप लोग बताएंगे। इंडियन मिलिट्री कॉलेज इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है, ये देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज ये बेंगलुरु में स्थित है। एयरफोर्स टेक्निकल कॉलेज ये बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, तो अगला प्रश्न है कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब यहाँ पे कुछ विभागों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो भारत के लिए इंपॉर्टेंट है, भारत या फिर विश्व के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, पर्यावरण विभाग की स्थापना तो आपसे पूछ ले कब हुई थी, तो 1980 में हुई थी। उसके अलावा पर्यावरण के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए, पर्यावरण दिवस अगर आपसे पूछ ले कि कब हम लोग मनाते हैं, तो ये हम लोग मनाते हैं 5 जून के दिन। कब मनाते हैं? 5 जून के दिन। अगर आपसे पूछे कि पर्यावरण दिवस मनाए जाने की शुरुआत कब से हुई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। 5 जून 1974 की इसकी शुरुआत हुई। कब? 5 जून 1974 से इसकी शुरुआत हुई। ठीक, अब कुछ एडिशनल पॉइंट, जैसे अगर आपसे पूछे कि डाक विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो यहाँ पे नोट करेंगे डाक विभाग की स्थापना भारत में कब हुई थी, तो ये 1854 में हुई थी और डलहौजी के समय में हुई थी। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि भारत में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, भारत में कृषि विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे 1872 में भारत में। उसके बाद परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई, भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये भी आप लोग नोट करेंगे 1954 में भारत में परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना हुई। ठीक, तो ये सारी बातें आप लोग यहाँ से एडिशनल पॉइंट भी है, आप लोग नोट करेंगे कि भारत में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी, तो 1980 बताएंगे। पर्यावरण दिवस हम लोग 5 जून के दिन मनाते हैं। क्यों, कब से मनाते हैं, तो 5 जून 1974 से इसकी शुरुआत हुई थी। और डाक विभाग की स्थापना 1854 में किसने किया था, तो ये डलहौजी ने। आप लोग किसे बताएंगे? डलहौजी के समय में हुई थी। उसके अलावा कृषि विभाग की स्थापना 1872 में और परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी, 1954 में। ये कुछ विभाग हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एग्जाम के लिए, इन्हें आप लोग याद रखेंगे। अगला प्रश्न है खेल से संबंधित प्रश्न है। अब इस क्लास की खास बात यह है कि आप लोग के जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी,
आप लोग का सभी का रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका देखते हैं रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है। तो रोवर्स कप जो है ये फुटबॉल से संबंधित है। किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। अब फुटबॉल की बात करें, अगर आपसे पूछे कि फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा होता है, फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट क्या होता है, तो आप लोग ये बताएंगे कि फुटबॉल का जो सबसे बड़ा टूर्नामेंट है वो फीफा कप है। क्या है? फीफा कप। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। ये फीफा कप जो है फीफा विश्व कप है। ये फीफा विश्व कप ये फुटबॉल का सबसे बड़ा जो है आपका जो है टूर्नामेंट है। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा आगे बात कर लेते हैं, अगर आप फेडरेशन कप की किससे संबंधित है तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। फेडरेशन कप की बात करें तो भी फुटबॉल से संबंधित है। यहाँ पे आइए, अगर आपसे पूछे कि थॉमस कप किससे संबंधित है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है, या फिर पूछ ले आपसे कि यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित है, यूनेक्स कप किस खेल से संबंधित, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से संबंधित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि चाइना कप का संबंध किससे है, चाइना कप का संबंध किससे है, तो ये जिम्नास्टिक से है। चाइना कप का संबंध किससे? जिम्नास्टिक से। तो आए दिन इस तरह के प्रश्न एग्जामों में पूछे जाते हैं कि फलां कप किस खेल से संबंधित है। तो जितने भी कप यहाँ पे, जितने भी हम लोग यहाँ पे कप या फिर टूर्नामेंट छापे आपके सामने, वो सभी आप लोग कॉपी में नोट करेंगे। ठीक, आप लोग कॉपी में उसे नोट करेंगे, सभी इंपॉर्टेंट है। देखिए, रोवर्स कप एग्जाम में 1000 दफा पूछा गया है, फुटबॉल से संबंधित है। उसके अलावा फुटबॉल का सबसे बड़ा टूर्नामेंट कौन सा है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी एग्जाम में पूछा गया है, तो ये फीफा विश्व कप होता है। उसके बाद थॉमस कप एग्जाम में पूछा गया, यूनेक्स कप इस एग्जाम में पूछा गया, बैडमिंटन से संबंधित है। चाइना कप एग्जाम में पूछा गया, ये किससे संबंधित है? जिम्नास्टिक से संबंधित है। तो चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। उससे पहले बता दें, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में लिख दिया गया है। आप लोग को टेलीग्राम चैनल पे जाकर के पीडीएफ इसका मिलेगा। अगर आपको क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को प्लीज लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाइए इसी तरह के रोज क्लास पाने के लिए, और अपने जीएस की तैयारी को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिए। बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? ये यूपी स्पेशल का प्रश्न है। ठीक, यूपी स्पेशल का प्रश्न है। और ये जो देवगढ़ मंदिर है इसे क्या कहा जाता है? इस मंदिर को कहा जाता है दशावतार मंदिर। क्या कहता है? दशावतार मंदिर भी इसे कहा जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो ये ललितपुर जिले में है। कहाँ पे? ललितपुर जिले में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, भारत की उत्तर प्रदेश के दक्षिण में पड़ता है ललितपुर। ठीक, और ये दशावतार जो मंदिर है, अगर आपसे पूछ ले ये किस भगवान का मंदिर है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये विष्णु भगवान का मंदिर है। किस भगवान का? विष्णु भगवान का मंदिर है। और ये जो मंदिर है, अगर आपसे पूछ ले कि ये शैली किस में बनी हुई है, तो देखिए जैसे कि उत्तर प्रदेश है अपना उत्तर में, तो उत्तर में जितनी भी मंदिरें आपको मिलेंगी वो नागर शैली में मिलेंगी। चाहे खजुराहो मंदिर का नाम ले, चाहे पूरी उड़ीसा में जो मंदिरें हैं, या फिर उत्तर प्रदेश की जो ये आपका दशावतार मंदिर है, ये नागर शैली में सभी मंदिरें आपको किस शैली में? उत्तर भारत की नागर शैली में मिलेंगी। वहीं आप दक्षिण भारत में जाएंगे तो सभी मंदिरें आपको किस शैली में मिलेंगी? तो वो द्रविड़ शैली में मिलेंगी। किस शैली में? द्रविड़ शैली में मिलेंगी। तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कुछ मंदिरों के बारे में। जैसे अगर आपसे पूछे कि यहीं पे कुछ मंदिरों के बारे में, अगर सूर्य मंदिर की बात करें या फिर रथ मंदिर की बात करें, रथ मंदिर ये भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आप लोग जाएंगे उड़ीसा के साथ। किसके साथ? उड़ीसा के साथ जाएंगे, उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि दिलवाड़ा का मंदिर जो है, दिलवाड़ा का मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो दिलवाड़ा का जो जैन मंदिर है ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और किस धर्म से संबंधित है? तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, जैन धर्म से मुख्यतः संबंधित है। उसके अलावा सूर्य मंदिर की बात करें, इसे ब्लैक पैगोडा भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? इसे ब्लैक पैगोडा। एग्जाम में 1000 बार पूछा गया है। ब्लैक पैगोडा किस राज्य में है? तो वे उड़ीसा राज्य में है। चलिए रिवीजन करते हैं कि गुप्तकालीन जो देवगढ़ मंदिर है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो वो आपके गुप्तकालीन जो देवगढ़ मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में है। ठीक, अब देवगढ़ मंदिर के बारे में हमने क्या बताया? इसे दशावतार मंदिर भी कहा जाता है। देवगढ़ मंदिर के बारे में बताया कि इसे दशावतार मंदिर भी कहा जाता है। और ये भगवान विष्णु का मंदिर है। किसका? विष्णु भगवान का मंदिर है। किस शैली में बना हुआ है? तो उत्तर भारत की जो भी मंदिर है सभी नागर शैली में बना हुआ है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए।
उसके अलावा सूर्य मंदिर जो रथ मंदिर है ये कहाँ पे है, उड़ीसा में है। इसे ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जानते हैं सूर्य मंदिर को। और अगला दिलवाड़ा का जो मंदिर है वो राजस्थान राज्य में स्थित है, जैन धर्म से संबंधित है। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। और पत्तन, पत्तन मतलब होता है बंदरगाह या फिर पोर्ट। ठीक, क्या है, बंदरगाह, बंदरगाह या फिर पोर्ट होता है, पोर्ट भी कह सकते हैं आप लोग इंग्लिश में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न पे। तो देखिए मोंगिया पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो ये है आपका बांग्लादेश में। कहाँ पे है, बांग्लादेश में। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब कुछ पत्तनों के बारे में जैसे हम लोग बात करेंगे जो विश्व के फेमस पत्तन है यानी कि बंदरगाह है। अगर आपसे पूछ ले कि संघाई पत्तन कहाँ पे स्थित है, तो संघाई पत्तन के बारे में ध्यान रखेंगे, ये चीन में स्थित है, चीन में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि वहीं पे सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो सेंटोस बंदरगाह जो है ये ब्राजील के पूर्वी तट पे स्थित है। कहाँ पे, ब्राजील में स्थित है। और सेंटोस बंदरगाह को इसे क्या कहा जाता है, कहवा पत्तन के नाम से जाना जाता है, कहवा पत्तन के नाम से, क्योंकि यहाँ पे जो है कहवा का उत्पादन ब्राजील में होता है। उसके बाद यहाँ से क्या होता है, जो कहवा होता है वो निर्यात किया जाता है। ठीक, तो इसीलिए इसे कहवा पत्तन भी कहा जाता है। ठीक, और एक आप लोग ध्यान रखेंगे, ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, ग्वादर बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ये अपने बेटा के पास में है, यानी कि ये कहाँ पे स्थित है, ये पाकिस्तान में स्थित है। कहाँ पे, पाकिस्तान में स्थित है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे एक बहुत फेमस जो बंदरगाह है, फेमस नहीं है लेकिन एग्जाम में पूछा गया है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि बोर्डो बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, बोर्डो, यहाँ पे आप लोग नोट करेंगे। अगर आपसे पूछे कि बोर्डो बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो बोर्डो बंदरगाह के बारे में ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये फ्रांस में स्थित है। और इसे क्या बोला जाता है, इसे चंद्रमा का बंदरगाह, बोर्डो बंदरगाह को क्या बोला जाता है, चंद्रमा का बंदरगाह बोला जाता है। तो इस वजह से ये फेमस है। और यही पॉइंट पूछा गया है कि चंद्रमा का बंदरगाह किस बंदरगाह को कहते हैं, तो बोर्डो बंदरगाह को कहते हैं। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, इसे चंद्रमा का बंदरगाह कहा जाता है। तो चलिए रिवीजन करते हैं। चलिए देखिए, अगर आपसे पूछे कि मोंगिया पत्तन किस राज्य में स्थित है, तो ये बांग्लादेश में स्थित है, सबसे पहली बात। उसके अलावा पत्तन किसे कहते हैं, पोर्ट या बंदरगाह को पत्तन कहते हैं। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। संघाई पत्तन कहाँ पे स्थित है, चीन में। चीन की राजधानी क्या है, बीजिंग। सेंटोस बंदरगाह कहाँ पे स्थित है, तो ये ब्राजील में, राजधानी ब्राजीलिया, कहवा पत्तन भी कहा जाता है। ग्वादर बंदरगाह आप लोग ध्यान रखेंगे कि ग्वादर बंदरगाह जो है वो पाकिस्तान में स्थित है। वहीं बोर्डो बंदरगाह फ्रांस में स्थित है, राजधानी पेरिस, इसे चंद्रमा का बंदरगाह कहा जाता है। और सेंटोस बंदरगाह को क्या कहा जाता है, इसे कहवा पत्तन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि सुंगलू समिति 2011 का संबंध है। तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है और हमारे एग्जामों में जो है सुंगलू ये समिति है एक, और समितियों से संबंधित प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं कि फला समिति की स्थापना कब हुई और इसके हेड कौन थे और इन्होंने कार्य क्या किया, इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। या फिर ये समिति, फला समिति किस चीज से संबंधित है, मतलब कि कौन सी कार्य के लिए बनाई गई थी, ये पूछा गया है। तो सुंगलू जो समिति है जो 2011 में बनाई गई थी, ये क्यों बनाई गई थी, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये सुंगलू समिति जो बनाई गई थी वो किस चीज से संबंधित है, तो ये आप लोग याद रखेंगे, ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ था, राष्ट्रमंडल खेल, तो उसमें घोटाला हुआ था। ठीक, राष्ट्रमंडल खेल के घोटाले से संबंधित है। तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, राष्ट्रमंडल खेल के घोटाले से संबंधित है। ठीक, उसके बाद आप लोग कुछ समितियां हम नोट करेंगे और उनके कार्यों को नोट करेंगे। कम से कम कार्य आप लोग याद रखेंगे क्योंकि कार्य ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब स्थापना हुआ है, ये किसने, कौन इसके हेड हैं, ये आप लोग नहीं याद कर पाते, कोई बात नहीं, तो कम से कम ये याद रखिए कि इसने कार्य क्या किया। तो रंगराजन समिति अगर आपसे पूछे कि किससे संबंधित था, तो ये भुगतान संतुलन से संबंधित था। किससे संबंधित था, भुगतान संतुलन से संबंधित था। उसके बाद अगर आपसे पूछे कि मल्होत्रा समिति का संबंध, इंपॉर्टेंट है, मल्होत्रा समिति का संबंध किससे है, तो ये बीमा सुधार से है। मल्होत्रा जो समिति क्यों बनाई गई थी, तो वो बीमा सुधार से संबंधित है। उसके बाद यहाँ पे और नोट करेंगे, स्वामीनाथन समिति किससे संबंधित है, स्वामीनाथन समिति, तो ये आपके किस लिए बनाई गई थी,
तो ये जनसंख्या नीति से संबंधित है कि स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है, तो आप लोग बताएंगे कि जनसंख्या नीति से इसका संबंध था। किससे संबंधित था? जनसंख्या नीति से। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे पूछे कि सत्यम समिति का संबंध किससे है, सत्यम समिति का संबंध अगर आपसे पूछ ले तो ये आप लोग बताएंगे कि ये इसका संबंध वस्त्र नीति से था। किससे संबंधित था? ये वस्त्र नीति से ये संबंधित था। तो चलिए आप लोग रिवीजन करेंगे इसका। देखिए कि सुंगलू समिति 2011 का संबंध किससे है, तो सुंगलू समिति 2011 में बनाई गई थी, राष्ट्रमंडल खेल घोटाले से ये संबंधित था। तो ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, याद रखेंगे। और रंगराजन समिति भुगतान संतुलन से संबंधित है। मल्होत्रा समिति एग्जाम में पूछा गया, बीमा सुधार से संबंधित है। और स्वामीनाथन समिति ये भी एग्जाम में पूछा गया है, ये जनसंख्या नीति से संबंधित है। सत्यम समिति ये वस्त्र नीति से संबंधित है। तो सभी एग्जामों में पूछे गए समितियां यहाँ पे आप लोग को हम बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर प्रश्न है और यूपी स्पेशल से संबंधित प्रश्न है। देखिए कबीर उत्सव मेला का आयोजन प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है, तो ये हमारे यहाँ होता है मगहर में। ठीक, कहाँ पे होता है? मगहर में होता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा अब कबीर दास के बारे में याद रखेंगे कुछ चीज। मगहर में क्या है, तो यहाँ पे क्या है? कबीर की समाधि है। कबीर की समाधि आपसे एग्जाम में पूछे कि कहाँ पे स्थित है, तो आप लोग बताएंगे कि कहाँ पे स्थित है? मगहर में स्थित है। अब बात कर लेते हैं, अगर आपसे पूछे कि कबीर दास जी का अगर आपसे पूछे कि जन्म कहाँ पे हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था काशी में। ठीक, अगर आपसे पूछे कि कबीर दास की कुछ रचना के बारे में बता दीजिए, क्या है रचना, तो कबीर दास की रचना का नाम है बीजक। और बीजक के 3 पार्ट हैं, साखी, शबद, रमैनी। अगर आपसे पूछे कि कबीर दास की भाषा क्या थी जो अपनी रचना करते थे, तो भाषा के बारे में भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इनका भाषा जो था अवधी था। कौन सी भाषा थी? अवधी भाषा में ये अपनी रचना करते थे। और उस कबीर दास के गुरु का नाम बताएंगे आप लोग। गुरु का क्या नाम था, तो रामानंद इनके गुरु का नाम था। क्या था? रामानंद। और किस चीज के कवि थे, तो कबीर दास जी ये निर्गुण कवि थे। किस चीज के कवि थे? निर्गुण कवि थे। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी पॉइंट एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। चलिए एक फिर से रिवीजन करते हैं कि कबीर उत्सव मेले का आयोजन प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश में कहाँ किया जाता है, तो इसका आयोजन उत्तर प्रदेश में मगहर में किया जाता है। कबीर की समाधि कहाँ पे बनी हुई है? मगहर में बनी हुई है। और कबीर दास का जन्म कहाँ पे हुआ था? काशी में हुआ था। और इनके गुरु का नाम रामानंद है। और बात करते हैं रचना बीजक है, साखी, शबद, रमैनी, इसके 3 पार्ट है। और भाषा इनकी क्या है? अवधी है। ठीक, और अगले प्रश्न है कि कौन गंगा के दाहिने तट पे स्थित नहीं है, तो ये देखिए ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इंपॉर्टेंट नदियों से संबंधित प्रश्न इंडियन जियोग्राफी का है और इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, इस क्लास में जीएस के जितने भी सब्जेक्ट होते हैं सभी का आपका रिवीजन होने वाला है। ठीक, और ऐसे कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट ना हो। तो देखिए अब गंगा के दाहिनी तट पे स्थित नहीं है, तो आप लोग यहाँ पे 2 ऑप्शन दे देते हैं। चलिए ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन ले लीजिए। एक ऑप्शन में आप लोग रखेंगे वाराणसी को, एक ऑप्शन में रखेंगे वाराणसी को और दूसरे ऑप्शन में रखेंगे आप लोग कानपुर को। कानपुर को, तो यही 2 ऑप्शन में आपको चूज करना है। तो देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं। देखिए कौन गंगा के दाहिनी तट पे स्थित नहीं है, चलिए आप लोग तब तक डिसीजन लीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं इसकी सहायक नदियों के बारे में, गंगा के सहायक नदियों के बारे में। और इसे गंगा के बारे में बात करेंगे। अगर आपको इसकी लंबाई जानना है तो 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और अगर आपसे पूछे कि यहाँ की कौन सी नदियाँ यहाँ से दाएं से आके मिलती हैं, कौन सी नदियाँ यहाँ पे गंगा से बाएं आके मिलती हैं, तो दाएं से आके मिलने वाली नदियों के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। यमुना और सोन, ये दोनों नदियाँ आप लोग ध्यान रखेंगे, ये दाएं से आके मिलती हैं। उसके अलावा बाएं से आके मिलने वाली नदियों के बारे में अगर आपसे पूछे तो रामगंगा, उसके बाद गंडक हो गया, गंडक, उसके बाद गोमती नदी किसके किनारे स्थित है? ये लखनऊ इसी के किनारे स्थित है। गोमती के बारे में आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे गंगा की सहायक नदी के बारे में। उसके बाद सरयू के बारे में याद रखेंगे, सरयू और कोसी, ये सभी नदियाँ गंगा की सहायक नदी हैं। और ये किधर से आके मिलती हैं? तो ये आके मिलती हैं दाहिने तट से। कहाँ से मिलती हैं? ये बाएं तट से मिलती हैं। और दाहिने तट से मिलने वाली यमुना और सोन नदी के बारे में याद रखेंगे। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए उसके अलावा कौन गंगा के दाहिनी तट पर स्थित नहीं है, तो वाराणसी जो है गंगा के दाहिनी तट पे स्थित नहीं है। ठीक, और कानपुर जो है ये वाराणसी किस तट पे स्थित है?
तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, वाराणसी जो है गंगा के ये बाएं तट पे स्थित है। किस तट पे स्थित है? दाहिने तट पे नहीं स्थित है, ये बाएं तट पे स्थित है, जबकि दाहिने पे स्थित के बारे में बताएंगे, कानपुर स्थित है और वाराणसी बाएं तट पे स्थित है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। तो अगर दाएं से आके मिलने वाली नदियां यमुना और सोम, और बाएं से आके मिलने वाली रामगंगा, गोमती, सरयू और कोसी नदियां हैं। ठीक, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे? तो भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता ये वेंकट सुब्बा राव थे। कौन थे? वेंकट सुब्बा राव। अब बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा ये क्या था और इसकी रचना कब हुई थी? तो इसकी रचना 1962 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि भारतीय प्रतिज्ञा की ये 1962 में रचना किस भाषा में हुई थी, तो ये भी बताएंगे आप लोग, तमिल भाषा में 1962 में वेंकट सुब्बा राव ने इसकी रचना की थी। अब कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के लिए, जैसे अगर आपसे पूछे कि गीतांजलि की रचना किसने किया, तो इसकी रचना की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना किया। किसने किया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने इसकी रचना किया। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है, इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है, और इसके लिए इन्हें नोबेल भी मिला था। इनको नोबेल भी मिला था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। गीतांजलि के लिए इनको नोबेल मिला था। हमारा राष्ट्रीय गान आपसे पूछ ले कि राष्ट्रगान कहाँ से लिया गया है, तो वो गीतांजलि से ही लिया गया था। तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके अलावा एक पुस्तक है आनंद मठ के बारे में अगर आपसे पूछे कि इसकी रचना किसने की, तो इसकी रचना की थे बंकिम चंद्र चटर्जी। कौन की थे? बंकिम चंद्र चटर्जी इसकी रचना किए थे। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे बंकिम चंद्र चटर्जी। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमारा जो राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगीत वंदे मातरम, वो कहाँ से लिया गया है, तो ये यहीं से लिया गया है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे हमारा राष्ट्रध्वज क्या है, राष्ट्रध्वज के बारे में याद रखेंगे। तो राष्ट्रध्वज है हमारा तिरंगा। क्या है? तिरंगा। और इसकी अभिकल्पना पूछे किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे पिंगली वैंकैया ने इसकी अभिकल्पना की थी। किसने? पिंगली वैंकैया ने। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए, अगर आपसे पूछे कि भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन है, तो वेंकट सुब्बा राव हैं इसके रचयिता, और 1962 में इन्होंने इसकी रचना की तमिल भाषा में। और गीतांजलि के लेखक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें गुरुदेव भी कहा जाता है। राष्ट्रगान हम लोग गीतांजलि से लिए हैं। आनंद मठ के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है, यहाँ से राष्ट्रगीत लिया गया है, और राष्ट्रीय ध्वज की तिरंगा है हमारा, और पिंगली वैंकैया इसकी अभिकल्पना की थी। बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मपुत्र नदी अपने स्रोत से लेकर डेल्टा तक कितने देशों से बहती है। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी के उद्गम की बात करें, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ब्रह्मपुत्र, गंगा, सिंधु, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट नदियां हैं। जैसे देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को अपने स्रोत से लेकर के डेल्टा तक कितने देशों से गुजरती है, तो जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम हुआ है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, यहाँ पे उद्गम की बार यहाँ पे पहले लिखेंगे उद्गम कहाँ से हुआ है, उद्गम, तो ये चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से यहाँ पे इसका उद्गम हुआ है। ये ग्लेशियर जो है मानसरोवर के पास में है। किसके पास में है? मानसरोवर के पास में है। तो ये जो पड़ता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर, वो तिब्बत में पड़ता है, लेकिन तिब्बत इस समय है चीन के अधिपत्य में। उसके बाद आ जाती है ये भारत में। भारत के बाद ये गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है आपके बांग्लादेश में। कहाँ पे पड़ती है? प्रवेश करती है बांग्लादेश में, ये जाकर के प्रवेश करती है। तो ये कुल 3 देशों में ये नदी बहती है। ठीक, अगर आपसे पूछ ले कि इसकी लंबाई कितनी है, ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लंबाई की बात करें तो ये 2900 किलोमीटर है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि भारत में ये कितनी लंबाई है इसकी, भारत में, तो ये 914 किलोमीटर इसकी भारत में लंबाई है। ठीक, नदियों का जो लंबाई है वो किलोमीटर में मापते हैं। अगर समुद्र की गहराई मापना हो तो उसको मीटर में मापते हैं, मीटर में लिखा जाता है। अगर पर्वतों की ऊंचाई देखनी हो तो उसको फीट में लिखा जाता है। तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, नदियों की गहराई, और फिर नदियों की गहराई बोल रहे हैं, समुद्र की गहराई हो गया या पर्वतों की ऊंचाई, उसको फीट में मापते हैं, और नदियों की लंबाई की बात करें उसको किलोमीटर में मापते हैं। ठीक, अब ब्रह्मपुत्र के बारे में कुछ सहायक नदियां हैं, इसकी कुछ सहायक
नदी हैं उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे सुबनश्री अगर आपसे पूछे किसकी सहायक नदी है, सुबनश्री किसकी सहायक नदी है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। कामेंग आपसे पूछ ले किसकी सहायक नदी है, तो इसी की सहायक नदी है। उसके अलावा तीस्ता हो गया, किसकी सहायक नदी, इसी की। उसके अलावा तीस्ता मानस हो गया, इसी की सहायक नदी है। उसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे लोहित किसकी सहायक नदी है, लोहित तो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। उसके अलावा कामेंग आप लोग ध्यान रखेंगे, कामेंग ये भी कामेंग तो लिखे हैं, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। दिहांग, दिहांग पूछ ले किसकी सहायक नदी है, तो ये सभी जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि ये सभी आप लोग सहायक नदियां जरूर याद रखेंगे क्योंकि पूछा जाता है सहायक नदियों के बारे में भी। ठीक, अगर आपसे पूछे कि ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से उगता है मतलब उद्गम होता है वहाँ पे तिब्बत में इसको किस नाम से जानते हैं, तो तिब्बत में इसे सांगपो कहते हैं। क्या बोलते हैं, सांगपो कहते हैं। फिर ये आता है अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में ये पूछे किस नाम से इसे जाना जाता है, तो वहाँ पे दिहांग बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दिहांग। उसके अलावा ये आ जाता है, उसके बाद असम में आ जाता है, असम में इसको बोला जाता है ब्रह्मपुत्र नाम से, ब्रह्मपुत्र नाम से इसे बोला जाता है। और फिर ये जाता है बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश में इसको किस नाम से जानते हैं, तो बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जानते हैं। ठीक, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसका रिवीजन कर लेंगे। देखिए, तो ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में हमने बताया कि ये उद्गम से लेकर के डेल्टा तक कितने देशों से बहती है, 3 देशों से, चीन से, भारत से, उसके अलावा बांग्लादेश से। अब हमने क्या बताया कि इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो चेमायुंगडिंग ग्लेशियर जो मानसरोवर के पास में है। उसके बाद लंबाई कितनी है, तो 2900 किलोमीटर, और भारत में केवल लंबाई 914 किलोमीटर है। टोटल लंबाई 2900 किलोमीटर, भारत में लंबाई पूछ ले तो 914 किलोमीटर इसकी लंबाई है। 916 ये करिए, 916 किलोमीटर। और सहायक नदियों की बात करें, सुबनश्री सहायक नदी है, कामेंग सहायक नदी है, तीस्ता, मानस, लोहित, दिहांग ये सभी इसकी सहायक नदियां हैं। उसके अलावा असम में इसे ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं, तिब्बत में सांगपो, बांग्लादेश में जमुना, अरुणाचल प्रदेश में से दिहांग नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। तो इस तरह के एग्जाम में प्रश्न या फिर डैम दे देगा, या फिर टाइगर रिजर्व दे देगा, कुछ भी दे करके यहाँ पे, या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र दे देगा और कह देगा कि यहाँ पे राज्यों से मिलान करिए। ठीक, या फिर किसी उद्योग के बारे में दे देगा कि फला उद्योग किस राज्य में है और मिलान करने के लिए आपको दे देगा। ठीक, और तो देखिए यहाँ पे नदियाँ और बांध भी दे देता है। तो देखिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व, तो बांदीपुर आप लोग टाइगर रिजर्व ये जानते हैं, ये कर्नाटक राज्य में, तो कर्नाटक से मिलाएंगे। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है ये उड़ीसा में है, तो इसको हम लोग मिलाएंगे उड़ीसा से। उसके अलावा पेरियार टाइगर रिजर्व जो है ये केरल में स्थित है, तो इसको मिलाएंगे हम लोग केरल से। इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में स्थित है, तो ये हम लोग मिलाएंगे छत्तीसगढ़ में। तो इस तरह से हम लोग मिला देंगे, तो एग्जाम में हमारे पूछा जाता है। तो ये हो गया हमारा प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट था। ये सभी जितने हैं, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, सिमलीपुर उड़ीसा, और पेरियार जो है केरल में, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फेमस है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग कॉपी में जरूर नोट करेंगे। ठीक, आगे प्रश्न की प्रार्थना समाज। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रार्थना समाज, आर्य समाज, ब्रह्म समाज, जितने भी समाज हैं ये सभी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और घुमा घुमा के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। देखिए प्रार्थना समाज की मांग क्या थी, तो देखिए प्रार्थना समाज की बात करें तो इसकी स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना किया था। आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना की। तो प्रार्थना समाज की बात करें, अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। कब हुई थी इसकी स्थापना, तो 1867 में इसकी स्थापना अगर आपसे पूछे कब हुई थी, तो 1867 में इसकी स्थापना हुई थी। इसकी कुछ मांग थी, जैसे स्त्री शिक्षा पे ये लोग मांग कर रहे थे। उसके अलावा विधवा पुनर्विवाह पे मांग कर रहे थे, विधवा पुनर्विवाह पे ये लोग मांग कर रहे थे। उसके अलावा जो जाति प्रथा थी उस पर रोक लगाने की मांग कर रहे थे, जाति प्रथा इस पे रोक लगाने की बात कर रहे थे। उसके बाद विवाह की जो आयु है, विवाह की आयु उसमें वृद्धि करने की बात कर रहे थे। विवाह की आयु में क्या हो जाए, वृद्धि हो जाए, ये चीज़ें ये लोग इनकी मांग थी। ठीक, तो ये भी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। स्थापना इसका अगर आपसे पूछे कि किस जगह पे हुआ था, तो ये आप लोग बताएंगे कि मुंबई में इसकी स्थापना हुई थी और कि आत्माराम पांडुरंग ने इसकी स्थापना किया था। अगर आपसे पूछे कि आत्माराम पांडुरंग ने आर्य समाज की स्थापना के लिए, प्रार्थना समाज की स्थापना के लिए प्रेरणा किससे ली थी,
तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये केशव चंद्र सेन ने इनको प्रेरणा दिया था। केशव चंद्र सेन ने इनको प्रेरणा दिया था। ठीक, तो ये पूरी बातें आप लोग याद रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं कि प्रार्थना समाज की मांग क्या थी। तो स्त्री शिक्षा प्रार्थना समाज की मांग थी, और विधवा पुनर्विवाह इसकी मांग थी, और जाति प्रथा पे रोक इसकी मांग थी, और विवाह की आयु में वृद्धि करना। और आत्माराम पांडुरंग ने आर्य समाज की स्थापना किया था, प्रार्थना समाज की स्थापना किया था। स्थापना इसका 1867 में मुंबई में हुआ था। और प्रेरणा ये कहाँ से लिए थे, ये केशव चंद्र सेन से ये प्रेरणा लिए थे। किसे? केशव चंद्र सेन से ये प्रेरणा लिए थे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और ये साइंस से आपका प्रश्न है। ठीक, साइंस का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है कि कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है। आप लोग वोट करने जाते होंगे और तो आपके उंगली पे एक रसायन से चिन्ह लगाया जाता है, वो कुछ दिनों तक छूटता नहीं है। तो वो पूछ रहा है कि कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग किया जाता है। तो वो होता है सिल्वर नाइट्रेट। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट। ये प्रयोग किया जाता है हमारे उंगली पे निशान लगाने के लिए। और सिल्वर नाइट्रेट अगर ऑप्शन में नहीं है तो इसको एक नाम से और जाना जाता है, इसे लूनर ऑक्साइड भी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? लूनर कास्टिक भी बोला जाता है। ठीक, ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। इसको क्या बोला जाता है? लूनर कास्टिक भी बोला जाता है। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, पूरी बातें। अब एक आगे बढ़ते हैं हम लोग कुछ और प्रश्नों के बारे में। अगर आपसे पूछे कि सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कहाँ पे करते हैं, तो सिल्वर जो आयोडाइड है इसका प्रयोग कृत्रिम वर्षा में करते हैं। किस में करते हैं? कृत्रिम वर्षा में करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो सिल्वर ब्रोमाइड का जो प्रयोग है वो फोटोग्राफी में होता है। कहाँ पे? फोटोग्राफी में होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग। ठीक, आगे बात कर लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है, ये भी बताएंगे आप लोग। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है, तो सिल्वर क्लोराइड को इसको हॉर्न सिल्वर भी बोला जाता है, हॉर्न सिल्वर भी बोला जाता है। सिल्वर क्लोराइड को क्या बोला जाता है? इसको हॉर्न सिल्वर भी बोला जाता है। और हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है पूछे, तो हॉर्न सिल्वर आप लोग बताएंगे ये चांदी का अयस्क है। हॉर्न सिल्वर या फिर रूबी सिल्वर हो गया, या फिर रूबी सिल्वर हो गया, ये किसके अयस्क हैं, तो ये चांदी के अयस्क हैं, सभी चांदी के अयस्क हैं। चलिए इसका रिवीजन करते हैं कि कौन सा रसायन वोटिंग स्याही में प्रयोग होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट वोटिंग में प्रयोग होता है। उसके बाद उंगली पे निशान लगाने के लिए जो प्रयोग होता है उसको सिल्वर नाइट्रेट एग्जाम में पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। और सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा कराने में करते हैं, और सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में करते हैं। सिल्वर क्लोराइड को क्या कहा जाता है, इसे हॉर्न सिल्वर भी बोला जाता है। और हॉर्न सिल्वर किसका अयस्क है, चांदी का अयस्क है। और रूबी सिल्वर जो है ये भी चांदी का अयस्क है। ठीक, उसके अलावा सिल्वर नाइट्रेट को लूनर कास्टिक भी बोला जाता है। ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, कहीं एग्जाम में पूछ ले तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। कि कौन चंगेज खां का समकालीन था, तो चंगेज खां का समकालीन इल्तुतमिश था। कौन था? इल्तुतमिश। ये किसका समकालीन था? ये चंगेज खां का समकालीन था। ठीक, इल्तुतमिश। अब ये चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां ये किस वंश का शासक था, अगर आपसे पूछ ले तो ये गुलाम वंश से संबंधित था। किस वंश से? गुलाम वंश। और गुलाम वंश को क्या बोलते हैं? इसे दास वंश भी बोलते हैं, दास वंश भी बोलते हैं, इसे मामलूक वंश भी बोलते हैं। कौन सा वंश? मामलूक वंश भी बोलते हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1206 में इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। ठीक, अगर इल्तुतमिश की अगर पूछे कि बेटी का क्या नाम था, इल्तुतमिश की एक बेटी थी, इसका नाम था रजिया सुल्तान। तो ये आए दिन एग्जाम में पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। या फिर पूछा जाता है कि रजिया सुल्तान के पिता का क्या नाम है, या फिर इल्तुतमिश की बेटी का क्या नाम है। तो ये ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे कि ये रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। और चंगेज खां कौन था, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे ये मंगोलिया का था। कहाँ का रहने वाला था? ये मंगोलिया का था। ये भारत आया था, आक्रमणकारी था। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए चंगेज खां का समकालीन कौन था,
तो इल्तुतमिश था चंगेज खां का समकालीन वंश क्या था, तो गुलाम वंश, दास वंश, जिसे मामलूक वंश भी बोले जाते हैं। और ये एग्जाम में पूछा गया कि मामलूक वंश किस वंश को बोला जाता है। और 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। इल्तुतमिश की बेटी का नाम रजिया सुल्तान है। अगला प्रश्न है कि कौन देश भारत से सीमा नहीं लगाता। तो देखिए इस तरह से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न होते हैं। और आप लोग को ये बता दें, इस तरह के प्रश्न आपको करने के लिए सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि कौन कौन से देश भारत से सीमा लगाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 7 देश हैं जो भारत से सीमा लगाते हैं। ठीक, 7 देश हैं जो भारत से सीमा लगाते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन से देश हैं जो भारत से सीमा लगाते हैं। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन हो गया, उसके बाद आपका नेपाल हो गया, नेपाल, भूटान, ये भारत से सीमा लगाते हैं। उसके अलावा बांग्लादेश ये किसे सीमा लगाता है, ये भी भारत से सीमा लगाता है। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे म्यांमार, ये सभी किसे 7 देश हैं जो भारत से सीमा लगाते हैं, जो ये भारत से सीमा लगाते हैं। तो इसे आप लोग ध्यान रखेंगे। और अफगानिस्तान ये भारत से सबसे कम सीमा लगाता है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भारत से सबसे कम सीमा लगाता है। और बांग्लादेश जो है भारत से ये सबसे अधिक सीमा लगाने वाला देश है, सबसे अधिक है। और कितना लगाता है, 4096 किलोमीटर ये भारत से सीमा लगाता है। कितना लगाता है, 4096 किलोमीटर भारत से सीमा लगाता है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए अगर आपसे पूछे कि कौन सा देश भारत से सीमा नहीं लगाता है, तो भारत से 7 देश ऐसे हैं जो सीमा नहीं लगाते हैं। जब आप लोग ये जानेंगे कि कौन से देश नहीं लगाते हैं तो कौन लगाते हैं या फिर नहीं लगाते, किसी तरह से ऑप्शन डिपेंडेबल प्रश्न पूछेगा तो आप लोग कर लेंगे। जैसे पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, चीन हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश और म्यांमार, ये सभी आप लोग ध्यान रखेंगे। इन सभी का राजधानी का नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में हमें छाप के बताएंगे। और सबसे कम सीमा जो है अफगानिस्तान लगाता है, सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश लगाता है। कितना, 4096 किलोमीटर, ये कम से कम 106 किलोमीटर का लगभग सीमा लगाता है, 106 या 102 मिलता है। ठीक, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए रिवीजन करते हैं इसका, आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोग क्लास अच्छा लग रहा है तो क्लास को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए क्लास आपको कैसा लगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग को वहाँ पर पीडीएफ मिलेगा। यहाँ होता है ना डिस्क्रिप्शन, हाँ, तो आप लोग को वहाँ पीडीएफ मिलेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपने अगला प्रश्न कह रहा है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है। तो ये प्रश्न आपके लिए चलिए छोड़ देते हैं, इम्पोर्टेंट है, इसको आप करते हैं, इसको आप करेंगे और हमें कमेंट बॉक्स में इसका जवाब बताएंगे। और ग्लोबल हंगर इंडेक्स अगर आपसे पूछे कि इसमें इस बार भारत का स्थान क्या है, भारत का स्थान, तो ये 111वें नंबर पे भारत है। ठीक, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक रिपोर्ट होता है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के बारे में आप लोग से अगर पूछे ये जारी कौन करता है, तो ये विश्व बैंक जारी करता है। कौन, इसे जारी करता है विश्व बैंक। ठीक, उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि रेड डाटा बुक कौन जारी करता है, रेड डाटा बुक ये भी एग्जाम में पूछा गया है, कौन जारी करता है, तो ये IUCN जारी करता है। कौन, IUCN जारी करता है। अगर आपसे पूछ ले कि मुद्रा एंड वित्त रिपोर्ट कौन जारी करता है, मुद्रा एंड भारत में वित्त रिपोर्ट ये भारत में कौन जारी करता है, तो ये जारी करता है RBI द्वारा। कौन जारी करता है, RBI द्वारा ये जारी होता है। चलिए इसका रिवीजन करते हैं। जैसे देखिए ग्लोबल हंगर इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो वो तो हमें आप लोग बताएंगे। और भारत का इसमें स्थान 111वां है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस विश्व बैंक जारी करता है। उसके अलावा रेड डाटा बुक IUCN जारी करता है। और मुद्रा एवं वित्त रिपोर्ट भारत में RBI द्वारा जारी किया जाता है। RBI की स्थापना बताइए कब हुआ था, RBI की स्थापना आप लोग बताएंगे कब हुआ था। भूमध्य रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। भूमध्य रेखा को इसको क्या बोला जाता है, 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है, इसको 0 डिग्री अक्षांश भी बोला जाता है, इसे विषुवत रेखा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, दोनों इसको बोला जाता है। अब इससे गुजरते हैं 13 देश। इससे कितने देश गुजरते हैं, 13 देशों से ये गुजरता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब विषुवत रेखा के बारे में कुछ चीज़ें पॉइंट जो एग्जाम में पूछे गए हैं वो देख लेते हैं। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे वर्षा कम होता है कि अधिक, तो आप लोग बताएंगे कि यहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है।
कैसी वर्षा होती है? सर्वाधिक वर्षा होती है, जिसके वजह से यहाँ पे जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। तो अगर आपसे पूछे कि जैव विविधता कैसी पाई जाती है, तो ये भी आप लोग बताएंगे। यहाँ पे विषुवत रेखा पे जैव विविधता कैसी पाई जाती है? सर्वाधिक पाई जाती है। कैसी विविधता पाई जाती है? जैव विविधता सर्वाधिक पाई जाती है। उसके अलावा अगर आपसे पूछे कि यहाँ की जलवायु कैसी होती है? जलवायु मतलब गर्म होता है कि ठंडा होता है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे गर्म जलवायु पाया जाता है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगर आपसे पूछे कि ये विषुवत रेखा ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, भूमध्य रेखा, तो कौन कौन से भागों में? एक तो उत्तर में जो भाग बांटती है उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, उसे उत्तरी गोलार्ध कहते हैं। और जो दक्षिण वाला बनाती है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ठीक, ये पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ठीक, चलिए रिवीजन करते हैं। देखिए कि भूमध्य रेखा कितने देश से होकर गुजरती है? तो ये 13 देश से होकर गुजरती है। और भूमध्य रेखा कौन कौन से देश? भूमध्य रेखा को 0 डिग्री अक्षांश और विषुवत रेखा भी बोला जाता है। उसके अलावा वर्षा कहाँ पे सर्वाधिक होती है? देश में अपने विश्व में वर्षा सर्वाधिक विषुवत रेखा क्षेत्र में होती है। और सर्वाधिक गर्मी कहाँ पे पड़ती है? वो विषुवत रेखा क्षेत्र में ही पड़ती है। जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है? वो वही भूमध्य रेखा पे ही पाई जाती है। रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति थे? तो रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछे ये पद क्रम व्यक्तिगत, ये अगर व्यक्ति क्रम में पूछे तब ये 14वें राष्ट्रपति थे व्यक्तिगत। अगर पद क्रम की बात करें, पद क्रम के बारे में बात करें तो ये 15वें राष्ट्रपति थे। कौन ऐसे राष्ट्रपति हैं जो 2 बार बने? ये आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। रामनाथ कोविंद के बारे में आप लोग बताइए। चलिए देखिए, रामनाथ कोविंद ये भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति थे। अगर आपसे पूछे कि भारत के दूसरे दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग बताएंगे दूसरे दलित राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे। अगर आपसे पूछे कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन थे, तो KR नारायण थे। कौन थे? KR नारायण। अगर आपसे पूछे कि भारत में वर्तमान समय में राष्ट्रपति कौन है, तो ये है आपकी द्रौपदी मुर्मू। कौन है? द्रौपदी मुर्मू है वर्तमान समय में राष्ट्रपति। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। रामनाथ कोविंद किस नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो व्यक्ति क्रम की बात करें तो वो 14वें हैं, और पद क्रम की बात करें 15वें हैं। रामनाथ कोविंद जो है ये हमारे दूसरे दलित राष्ट्रपति हैं। उसके अलावा पहले दलित राष्ट्रपति कौन है? KR नारायण जी हैं। वर्तमान समय में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति इंदिरा गांधी हैं। और भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि वह दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी? नासा कहाँ की स्पेस एजेंसी है? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। उसके अलावा दूसरी महिला जो है उनका नाम था कौन? सुनीता विलियम्स। ये ऐसी दूसरी भारतीय महिला हैं जिन्होंने अमेरिका के नासा मिशन जो मार्स मिशन है उसके साथ में उड़ान भरी थी। अगर आपसे पूछे कि अमेरिका के साथ पहली ऐसी भारतीय महिला कौन है, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने उड़ान भरा था, तो वो थी कल्पना चावला। कौन? कल्पना चावला, जिन्होंने कब उड़ान भरा था? सबसे पहली बार 1997 में। और कल्पना चावला की बात करें, इनकी मृत्यु अगर आपसे पूछ ले कि कब हुई थी, तो 2003 में इनकी मृत्यु हुई थी। और जो चंद्रयान क्रैश हुआ था उसका नाम कोलंबिया था। तो इतनी बातें आप लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे इस प्रश्न से। और दूसरी भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मार्स मिशन पर नासा के साथ उड़ान भरी थी? तो उनका नाम है सुनीता विलियम्स। क्या है? सुनीता विलियम्स। तो ये नासा अमेरिका का स्पेस एजेंसी है। पहली भारतीय महिला कल्पना चावला है। पहली भारतीय महिला कौन है? कल्पना चावला है। और इन्होंने 1997 में उड़ान भरी थी। और मृत्यु इनकी कब हुई थी? 2003 में। अब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है? तो किसी वस्तु की जो कीमत है उसमें वृद्धि से अभिप्राय ये है कि जो मुद्रा का मूल्य ये क्या हो जाता है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है। मुद्रा के मूल्य में गिरावट आ जाती है
अब जबकि वस्तु की मूल्य में क्या हो जाती है, वस्तु की मूल्य में क्या हो जाती है, इसमें क्या हो जाती है, इसमें वृद्धि हो जाती है। और इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को क्या बोलते हैं, इसे ही बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति इस पूरे घटना को बोलते हैं। ठीक, तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे एग्जाम में 1000 बार पूछेगा कि मुद्रास्फीति को रोक कैसे लगाया जा सकता है, तो मुद्रास्फीति पर रोक ऑप्शन में रहेगा साख संकुचन करके। साख संकुचन करने का मतलब क्या है कि आरबीआई के द्वारा, जो भारत का केंद्रीय बैंक है, इसके द्वारा जो आपका रेपो रेट है इसमें वृद्धि कर दी जाती है। उसके अलावा बैंक रेट में वृद्धि कर दी जाती है, बैंक रेट में वृद्धि कर दी जाती है। उसके बाद CRR, जिसे आप लोग कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं, उसमें वृद्धि कर दी जाती है। SLR, उसमें भी वृद्धि कर दी जाती है। ठीक, तो इससे क्या होता है कि जो लोन लोगों में जाता है वो महंगे दर पे जाता है, जिससे लोग कम लोन लेते हैं और मुद्रा का यहाँ पे क्या हो जाता है, कमी आती है। तो जा करके मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। वस्तु की कीमत में तब जाके गिरावट आती है जब साख संकुचन किया जाता है। साख संकुचन कौन करता है, आरबीआई के द्वारा, जो भारत का केंद्रीय बैंक है वो करता है। तो चलिए इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, वस्तु की कीमत में वृद्धि से क्या अभिप्राय है कि इसमें मुद्रा का मूल्य में क्या हो जाती है, गिरावट आ जाती है, और वस्तु की मूल्य में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। और इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। और इस पर रोक लगाया जाता है साख संकुचन कर करके। साख संकुचन का मतलब क्या है, जो आपके इंटरेस्ट रेट है उसमें वृद्धि कर दी जाती है। ठीक, और रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट और CRR, इन सभी में कैश रिजर्व रेशियो वृद्धि की जाती है। अगला प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 से मेल कीजिए। सूची 1 और सूची 2 से मेल कर दीजिए। तो देखिए ये क्या किया है, कुछ भी किया हो। मौलिक अधिकार, अनुच्छेद 12 से 35 लिया कहाँ से गया, मौलिक अधिकार, ये भाई सीधा है, अमेरिका से लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, ये ब्रिटेन से लिया गया है। मंत्रिमंडलीय सरकार, केंद्र राज्य संबंध, ये कनाडा से लिया गया है। तो इस तरह के आपके प्रश्न मिलते हैं, जो मिलान करने होते हैं, तो आप लोग को मिलेगा, तो ये कर लीजिएगा। देखिए ऐसे होता है, मौलिक अधिकार ये अमेरिका से लिया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मंत्रिमंडल सरकार ब्रिटेन से, केंद्र राज्य संबंध ये कनाडा से लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो ये है हमारे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। ठीक, ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको क्या बोलते हैं, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ, CAG, इसको क्या बोलते हैं, CAG, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक, और ये अगर आपसे पूछे कि इसका जो पद है किस अनुच्छेद में है, तो 148 में है। ये आप लोग एक बार चेक करिएगा। तो देखिए, अगर आपसे पूछे कि CAG का नियुक्ति कौन करता है, तो इनकी नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। कौन, राष्ट्रपति जी करते हैं। अगर आपसे पूछ ले कि इनका कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, तो कार्यकाल, तो देखिए 6 वर्ष या फिर इनकी 65 वर्ष की आयु पूरी हो जाए तो इतना ही इनका कार्यकाल होता है। अगर आपसे पूछे कि ये रिपोर्ट किसे देता है, रिपोर्ट अपना किसे देता है, तो ये रिपोर्ट देता है, किसे देता है, राष्ट्रपति को। ये अपना जाकर के रिपोर्ट देता है, किसे देता है, राष्ट्रपति को। अगर आपसे पूछे किस इसकी रिपोर्ट की जांच किस समिति, कौन सी समिति करता है, तुल्य लोक लेखा समिति इसकी रिपोर्ट की जांच करती है। और जो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, उनका कार्य क्या होता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये सरकार के धन का रक्षक होता है। सरकार के धन का रक्षक इसे बोला जाता है। तो ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। तो नियंत्रण रखता है भाई सरकार के धन पे। देखिए किसे भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक नियुक्त किया गया है, तो वो है आपके गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू जी हैं। इसके अलावा आप लोग ध्यान रखेंगे CAG कौन है, अनुच्छेद नंबर 148 में। तो अब नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति द्वारा करते हैं। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए। रिपोर्ट किसे देता है, राष्ट्रपति को देता है। और CAG की बात करें, सरकार के CAG की बात करें तो सरकार के धन का क्या होता है, रक्षक होता है। अगला प्रश्न है कि नौजवान भारत सभा किसके
द्वारा बनाई गई? इम्पोर्टेंट प्रश्न है, नौजवान भारत सभा, और ये है आपका मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक, आधुनिक इतिहास से। देखिए नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई? तो ये बनाए थे आपके भगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। और कब बनाई गई थी पूछे तो 1926 में बनाई गई थी। और कहाँ बनाई गई थी? तो ये भी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, लाहौर में बनाई गई थी। कहाँ बनाई गई थी? लाहौर में बनाई गई थी। अब भगत सिंह को यहाँ पे उतार लेते हैं। भगत सिंह के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बातें देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा। भगत सिंह ने एक नारा दिया था, क्या नारा दिया था? इंकलाब जिंदाबाद। इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया गया था, एग्जाम में पूछा जाता है। और शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? शहीद ए आजम ये किसे बोला जाता है? भगत सिंह को बोला जाता है। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, इन तीनों लोगों को फांसी कब दिया गया था? तो ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे, 23 मार्च 1931 के दिन इन्हें तीनों लोग को फांसी दिया गया था, ठीक। तो ये पूरी बातें यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए रिवीजन करते हैं कि नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी। एग्जाम में पूछा गया इंपॉर्टेंट प्रश्न, भगत सिंह ने 1926 में लाहौर में बनाया था। और भगत सिंह का नारा क्या है? इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये नारा भगत सिंह ने दिया था। शहीद ए आजम किसे कहा जाता है? भगत सिंह को कहा जाता है। और भगत सिंह के बारे में बात करें, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इन तीनों को फांसी 23 मार्च 1931 को दी गई थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया पॉइंट है। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा की बात करें, रावी नदी के बारे में। खोज कौन पूछे? खोज इसकी किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किया था। तो इसकी खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था। अगर आपसे पूछे कब खोजा था, तो 1921 में, इसकी 1921 में। और जब ये खोज हो रहा था हड़प्पा का, तो इसकी नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो उस समय भारतीय पुरातत्व विभाग के हेड थे जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसको खोजा गया था। तो आप लोग क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे कि ये पूछ रहा है कि किसने खोजा था, कि किसके नेतृत्व में खोजा गया था। तो आप लोग ध्यान से प्रश्न को पढ़ के करिएगा, ठीक। आगे बात है, एक मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत पूछा जाता है। मोहनजोदड़ो के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। इसकी खोज 1922 में हुई थी। अगर आपसे पूछे कि किसने किया था, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, राखलदास बनर्जी ने किया था। अगर आपसे पूछे किस नदी के किनारे खोजा गया था, तो सिंधु नदी के किनारे खोजा गया था। और अगली बात आप लोग ध्यान रखेंगे कि मृतकों का टीला इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला कहा जाता है। अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे सूती वस्त्र कहाँ से मिले, सूती वस्त्र कहाँ से मिले, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला? तो ये यहाँ से मिला, विशाल अन्नागार कहाँ से मिला। और विशाल स्नानागार कहाँ से मिला, विशाल स्नानागार कहाँ से मिला? तो ये सभी यहीं से ही मिला था। चलिए रिवीजन करते हैं। नर्तकी की कांस्य मूर्ति भी यहाँ पे मिली थी। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, नर्तकी की मूर्ति अगर आपसे पूछे कहाँ से मिला था, तो ये मोहनजोदड़ो से मिला था। चलिए रिवीजन कर लेते हैं कि हड़प्पा किस नदी के तट पे स्थित है? तो ये रावी नदी के तट पे स्थित है। खोज किसने किया था? तो इसकी खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था। कब? 1921 में। और नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर जॉन मार्शल के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाता है। सूती वस्त्र की बात करें, ये मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने किया था। और सिंधु नदी के किनारे खोज हुई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? मृतकों का टीला है। सूती वस्त्र यहाँ से मिला, विशाल अन्नागार मिला, विशाल स्नानागार मिला, नर्तकी की कांस्य मूर्ति यहीं से मिली थी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कि जब अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव, अभी हमने बताया कि स्फीति दबाव का मतलब क्या? मुद्रास्फीति है, मुद्रास्फीति। और मुद्रास्फीति किसे बोलते हैं अभी हम बता रहे हैं। तो देखिए पहले, सबसे पहले इसका जवाब नोट करिए कि जब अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या करना चाहिए? तो प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करनी चाहिए। वही बात है, साख संकुचन करना चाहिए। तो प्रत्यक्ष कर में वृद्धि, ठीक, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रत्यक्ष कर क्या होता है? वही आपका जो रेपो रेट है इसमें वृद्धि हो जाता है, केंद्रीय बैंक द्वारा कर दिया जाता है। या फिर आपका बैंक रेट में वृद्धि कर दिया जाता है, बैंक रेट में, या फिर CRR में वृद्धि, कैश रिजर्व रेशियो में, इन सभी चीज़ों में वृद्धि कर दिया जाता है। तब क्या किया? तब उससे जो मुद्रास्फीति है उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग अभी एक टर्म बताया कि मुद्रास्फीति आखिर
कहेंगे किसे? तो मुद्रास्फीति, इसमें मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाएगा, मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाता है, इसमें मुद्रा के मूल्य में क्या हो जाता है, गिरावट हो जाता है। अब जबकि वस्तु के मूल्य में क्या हो जाता है, वस्तु के मूल्य में क्या हो जाता है, वस्तु के मूल्य में क्या हो जाता है, वृद्धि हो जाता है। तो ऐसी प्रक्रिया को क्या कह देते हैं, ऐसी की प्रक्रिया को कहते हैं मुद्रास्फीति। तो चलिए हम लोग इसका रिवीजन करते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था में स्फीति दबाव से गुजर रही हो, अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या करना चाहिए? तो ये ऑप्शन इसमें सही था, प्रत्यक्ष कर में वृद्धि करना चाहिए। प्रत्यक्ष कर जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, CRR, इन सभी को क्या होना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए RBI के द्वारा। कौन बढ़ाता है? RBI के द्वारा बढ़ा दिया जाता है। मुद्रास्फीति, जब मुद्रा के मूल्य में गिरावट हो जाए और वस्तु की मूल्य क्या हो जाए, बढ़ जाए। तो आप लोग जहाँ पे 10 रुपये में एक पार्ले जी बिस्कुट खरीदते थे, वहीं आपको एक पार्ले बिस्कुट खरीदने के लिए आपको 20 रुपये भी पे करने पड़ जाएंगे, 30 रुपये भी देने पड़ जाएंगे, ठीक, इस मुद्रास्फीति के वजह से। लोकतंत्र के बारे में विचार करिए। तो देखिए यहाँ पे लोकतंत्र एक शब्द है, तो लोकतंत्र का अर्थ है कि क्या, इसका अर्थ सबसे पहले आप लोग ध्यान रखेंगे, इसका अर्थ है जनता का शासन। क्या है? जनता का शासन। इसे क्या बोलते हैं? लोकतंत्र मतलब जनता का शासन होता है। अगर आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र क्या है, विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है, सबसे बड़ा लोकतंत्र देश कौन सा है, लोकतंत्र देश कौन सा है? भारत है, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर आपसे पूछे कि सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत कहाँ पे हुई, तो ये बातें भी आप लोग ध्यान रखेंगे। सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत की बात करें कहाँ से हुई, तो वो आप लोग ध्यान रखेंगे अमेरिका से हुई। कहाँ से? अमेरिका से। अगर आपसे पूछे कि भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी, भारत में लोकतंत्र की शुरुआत कब हुई थी, तो 1892 का जो अधिनियम था, इससे हुई थी भारत में लोकतंत्र की शुरुआत। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे लोकतंत्र के बारे में विचार कीजिए, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन। क्या होता है? जनता का शासन। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है। सर्वप्रथम लोकतंत्र की शुरुआत अमेरिका में हुई। भारत में अमेरिका लोकतंत्र की शुरुआत 1892 में हुई। गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी? तो गौतम बुद्ध जितनी अपने संवाद दिए थे, उन सभी का भाषा क्या था? पाली भाषा। संवाद का मतलब इनका उपदेशों से है, उपदेश है। अगर आपसे पूछे कि गौतम बुद्ध प्रथम उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। और पहला उपदेश दिए जाने की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। पहला उपदेश देने की घटना को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, ठीक। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर ये प्रश्न और पूछा जाता है कि भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पे दिए थे, तो सर्वाधिक उपदेश के बारे में बात करें तो गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश अपना श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती, और ये श्रावस्ती हो गया या फिर सारनाथ हो गया, ये दोनों कहाँ पे स्थित हैं? आपके यूपी में स्थित हैं। तो ये इस वजह से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे पूछे कि भगवान बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे, अंतिम उपदेश कहाँ पे दिए थे भगवान बुद्ध, तो इनका अंतिम उपदेश था कुशीनगर। कहाँ पे? कुशीनगर में दिए थे। अब आगे बात कर लेते हैं, ये भी यूपी में ही है कुशीनगर। अब बात कर लेते हैं, गौतम बुद्ध ने, एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि दुखों से मुक्ति का कारण किसे बताया है? दुखों से मुक्ति का कारण भगवान बुद्ध ने किसे बताया? दुखों से मुक्ति, भगवान बुद्ध दुखों से मुक्ति का क्या उपाय बताते हैं? तो यहाँ पे आइए देखते हैं। दुखों से मुक्ति का उपाय ये बताते हैं कि आप लोग अष्टांगिक मार्ग पे चलिए। अष्टांगिक मार्ग के द्वारा आप लोग क्या पा सकते हैं? अष्टांगिक मार्ग के द्वारा दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो चलिए इसका रिवीजन सभी का करते हैं। तो ये सभी आपके लिए इंपॉर्टेंट था। ये बौद्ध धर्म से संबंधित इंपॉर्टेंट प्रश्न हिस्ट्री से था कि गौतम बुद्ध के संवादों की भाषा क्या थी। तो गौतम बुद्ध अपनी सभी भाषा पाली में दिए थे। सभी संवाद जो है इनका पाली में होता है। संवाद का मतलब उपदेश से है। प्रथम उपदेश सारनाथ में, और उपदेश देने की घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, और गृह त्याग की घटना महाभिनिष्क्रमण कहा गया, और मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक। अगर आपसे पूछे कि सर्वाधिक उपदेश ये कहाँ पे देते हैं? श्रावस्ती में, उत्तर प्रदेश में, और अंतिम उपदेश ये कहाँ पे देते हैं? कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। ये भी है। दुखों से मुक्ति का ये समाधान क्या बताते हैं कि अष्टांगिक मार्ग के द्वारा हम लोग सारे दुखों से मुक्ति पा सकते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं।
आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आए दिन यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र स्थापना दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 24 अक्टूबर को। क्यों 24 अक्टूबर को? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1945 को। ये डेट आप लोग याद रखेंगे। यूएनओ के मुख्यालय की बात करें तो ये न्यूयॉर्क में स्थापना, कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ में सदस्य देशों की संख्या कितनी है, तो बच्चों को पता है 193 इसमें सदस्य देश हैं। अगर आपसे पूछे कि यूएनओ के अंग कितने हैं, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। तो इसके 6 अंग होते हैं। कौन कौन से अंग होते हैं इसके? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। महासभा यूएनओ के अंग है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, ये भी इसके अंग है। आर्थिक व सामाजिक परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद इसके क्या है? अंग हैं। पहला दूसरा हो गया। उसके बाद ट्रस्टीशिप इसका अंग है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ के अंग है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इसी के अंग है। उसके अलावा ये महासभा लिखे हैं ना, महासभा हो गया। उसके बाद सचिवालय कितना हुआ? 1 2 3 4 5 हुआ क्या? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, और एक बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग छोड़ रहे थे, सुरक्षा परिषद भी इसका अंग है। तो ये इसके अंग है। चलिए रिवीजन करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ स्थापना दिवस कब मनाता है? 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना दिवस मनाया जाता है और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। इसमें सदस्य देश 193 हैं। उसके अलावा इसके अंग कितने हैं? 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा हो गया, सचिवालय हो गया, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद हो गया, और ट्रस्टीशिप हो गया, और उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो गया, और क्या हो गया? सुरक्षा परिषद। गर्म रेगिस्तान में पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहते हैं? ये जो मृदा होता है गर्म रेगिस्तान में, उसे लोयस मृदा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लोयस मृदा। और लोयस मृदा के बारे में एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप लोग प्रैक्टिस सेट वगैरह में जरूर इससे प्रश्न देखते होंगे। तो लोयस मृदा का से जो स्थलाकृति बनती है, ये जो पठार बनता है, उसका निर्माण किससे होता है? तो यहाँ पे आप लोग ध्यान रखेंगे, एक है लोयस पठार। लोयस पठार के लिए फेमस कौन सा एरिया है? वो चीन है। अगर आपसे पूछे कि लोयस पठार का निर्माण कैसे होता है, तो वो पवन द्वारा होता है। किसके द्वारा बनते हैं? पवन द्वारा। ये भी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। वो कैसे बनते हैं? पवनों के द्वारा लोयस पठार बनते हैं। और पवन के द्वारा कुछ और स्थलाकृतियाँ बनती हैं। जैसे छत्रक के बारे में बात करें, छत्रक किससे बनती हैं? तो पवनों द्वारा। उसके अलावा बरखान किससे बनती है? पवनों के द्वारा। उसके अलावा एक चीज और यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे, लैगून झील के बारे में। अगर आपसे पूछे कि लैगून झील किसके द्वारा बनती है, लैगून झील ये किसके द्वारा बनती हैं? तो लैगून झील जो है वो बनती हैं आपके समुद्री लहरों द्वारा, समुद्री लहरों द्वारा। अगर लिखने में कुछ गलती हो जाए, कुछ गड़बड़ी हो जाए, तो आप लोग उसे इग्नोर करिएगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग लिखना नहीं आपको सिखा रहे हैं। आप लोग को लिखना आता है, हम बोलते समय लिखते हैं, इससे थोड़ी सी गलती हो जाती है मात्रा वगैरह में। तो आप लोग भावनाओं पे जाइएगा और ठीक उसको भावनाओं पे जाइएगा, क्या लिखना चाहते हैं उसको समझिएगा। गर्म रेगिस्तान में पवन धूल से बनने वाली मृदा क्या कहलाती है? उसे लोयस मृदा कहते हैं। और लोयस पठार कहाँ पे स्थित है? लोयस पठार के लिए चीन फेमस है। और निर्माण किससे होता है? पवनों के द्वारा। जो धूल वगैरह कण वगैरह होती हैं सब ले जाकर के एक जगह पे इकट्ठी कर दी जाती है, जिससे एक पठार का निर्माण होता है, उसे बोलते हैं लोयस पठार। ये बहुत बारीक मृदा होती है, ठीक। और लैगून की बात करें, लैगून झील ये समुद्री लहरों के द्वारा बनते हैं, जबकि छत्रक हो गया, बरखान हो गया, ये सभी ऐसी स्थलाकृतियां हैं जो बनती हैं पवन के द्वारा। अगला प्रश्न है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? तो 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। और जब ये भारत पे आक्रमण कर रहा था तो सबसे पहले इसका रिवीजन करते, स्वागत इसका किसने किया था? तो स्वागत नहीं करोगे हमारा, तो इसका स्वागत किया था राजा आम्भी ने। किसने किया था? राजा आम्भी ने इसका स्वागत किया था। उसके बाद आप लोग ध्यान रखेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में ध्यान रखेंगे। इसका जन्म कहाँ पे हुआ था? तो ये आप लोग बताएंगे कि बेबीलोन में इसका जन्म हुआ था। अगर आपसे पूछे कि सिकंदर की मृत्यु कब हुई थी, तो सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी?
तो बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पे? बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक, जन्म के बारे में यहाँ पे कोई डाटा नहीं है। तो मृत्यु के बारे में बात करें, हमारे पास कोई डाटा नहीं है। मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो इसकी मृत्यु जो है बेबीलोन में इसकी मृत्यु हुई थी। और शासक ये कहाँ का था? शासक, तो ये शासक मकदुनिया का था। कहाँ का? मकदुनिया का शासक था। ठीक, ये पूरी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। और सिकंदर के बारे में क्या चीजें पूछा जाता है? इसका थल सेनापति कौन था? थल सेनापति एक जल सेनापति था। तो दोनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेनापति, थल सेनापति पूछे किसका? तो निर्याकस नहीं, सेलुकस निकेटर। इसका थल सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर की पुत्री थी जिसका नाम था कार्नेलिया हेलेना। और इसकी शादी किससे हुई थी? चंद्रगुप्त मौर्य से। ठीक, और जल सेनापति कौन था? इसका जल सेनापति कौन था? तो जल सेनापति का नाम था, क्या था? सेलुकस निकेटर हो गया। जल सेनापति का नाम क्या था? तो इसका नाम था निर्याकस। ठीक, ये सारी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे देखिए, सिकंदर ने भारत पे आक्रमण कब किया? 326 बीसी में सिकंदर ने भारत पे आक्रमण किया। जब भारत आ रहा था तो इसका स्वागत भारत के एक राजा, तो राजा अम्बी ने किया था। सिकंदर की मृत्यु कहाँ पे हुई थी? बेबीलोन में हुई थी। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न। शासक कहाँ का था? मकदुनिया का था। एग्जाम में पूछा गया है। और सेनापति, थल सेनापति कौन था? सेलुकस निकेटर, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। जल सेनापति कौन था? निर्याकस, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है हमारा। धन्यवाद, आज के क्लास में बस इतना ही। जय हिंद। और उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, क्लास मेरा अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगा है तो क्लास को सब्सक्राइब करिए, क्लास को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों तक शेयर भी करिए जिससे वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सकें। और आप लोग खूब पढ़िए, खूब मुस्कुराइए, खूब हंसिए, खुश रहिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।